हेलो, वेलकम टू द जुगनू आईएएस अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे ट्वेल्थ क्लास की जो पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी है उसका चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, ये सीरीज़ मैं आज शुरू कर रही हूँ। इससे पहले मैंने बहुत सारी एनसीईआरटीज़ कंप्लीट कर रखी है। आप मेरे चैनल जुगनू आईएएस अकेडमी पर जाकर उसे देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी की हम ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो चलिए करते हैं। पहला चैप्टर है जिसका नाम है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। ठीक है, नेशन बिल्डिंग के क्या क्या चैलेंजेस थे, और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कुछ साल जो पहले कुछ साल थे इंडिपेंडेंस के, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुई थी, तो उस साल में लाइफ कैसी थी लोगों की और चैलेंजेस क्या क्या थे। और जो सबसे ज़्यादा चिंता वाली बात थी कि नेशनल यूनिटी, जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी थी इंडिया की, वो कैसी थी। और हम जो पॉलिटिक्स की स्टोरी है इंडिया में सिंस इंडिपेंडेंस, वो हम देखेंगे। और कुछ किस तरह से जो हमारे नेशन बिल्डिंग के चैलेंजेस को सक्सेसफुली नेगोशिएट किया गया था फर्स्ट डिकेड आफ्टर 1947। फ्रीडम किस तरह मिला हमें पार्टीशन के साथ, पार्टीशन भी हुआ, आज़ादी भी मिली। और किस तरह से एक लार्ज स्केल वायलेंस हमने फेस किया और डिस्प्लेसमेंट फेस किया, चैलेंजेस फेस किए। किस तरह से हमने सेकुलर जो इंडिया था उसका आइडिया हमें मिला। इंटीग्रेशन जो प्रिंसली स्टेट्स के थे उसको किस तरह से देखा गया, और किस तरह से अर्जेंट रेजोल्यूशन निकाला गया पूरे स्टेट्स को यूनाइट करने के लिए। और कुछ इंटरनल बाउंड्रीज थी कंट्री की जो ज़रूरी थी ड्रॉ करनी, ताकि हम कुछ एस्पिरेशंस जो होते हैं पीपल के उसको मीट कर सकें। और डिफरेंट लैंग्वेजेस को जो बोलते हैं उनके एस्पिरेशंस को मीट किया जा सके। तो इस तरह से हम इस चैप्टर में कुछ बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें, काइंड ऑफ चैलेंजेस जो कि कंट्री के द्वारा फेस किए गए अर्ली फेज़ में, वो हम देखेंगे। मैंने आपको मोटा मोटा आइडिया दे दिया है कि ये चैप्टर किस बारे में है। ठीक है, तो किस तरह से हिंदूज़ और मुस्लिम जो थे कोलकाता में 1947 में कम्युनल वायलेंस हुआ था, और उन्होंने साथ मिलकर इंडिया का जो झंडा था वो लहराया था। अगर हम देखें पाकिस्तान फ्रॉम ट्रक्स, जो कि पेट्रोलिंग द सिटी, और ये एक फ़ोटोग्राफ आप देख सकते हैं। ये वही सीन है किस तरह से पाकिस्तान में पेट्रोलिंग की गई थी लोगों के द्वारा, और इंडिया पाकिस्तान के झंडे को फहराया गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम देखें तो मिडनाइट 15 अगस्त 1947 को इंडिया को आज़ादी मिली और जवाहरलाल नेहरू जी बने फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। आज़ाद भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे जवाहरलाल नेहरू जी। और उसके बाद जो स्पेशल सेशंस को एड्रेस किया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को उस नाइट, और जो फेमस अवार्ड था टाइरिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच जो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दी गई थी, किस तरह से हम उससे आज भी फैमिलियर हैं। ये एक मोमेंट था जब इंडिया जिसका इंडिया वेट कर रही थी, इंडिया के लोग वेट कर रहे थे। और किस तरह से हमने अपनी हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक में पढ़ा है कि इस मूवमेंट को आगे ले जाने के लिए कई लोगों ने आवाज़ें उठाईं, और हर लोग इस चीज़ पर एग्री होते थे कि किस तरह से भारत को आज़ाद कराया गया और लोगों ने किस तरह से सेक्रीफाइसेस दिए। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है इस वक्त रन हो रही है, सबका यही गोल था कि जो इंडिपेंडेंस इंडिया होगी उसमें एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी। सेकंड गवर्नमेंट जो होगी वो सबके लिए अच्छी होनी चाहिए, पर्टिकुलरली पुअर पीपल के लिए, और जो सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप है उनके लिए अच्छी होनी चाहिए। अभी कंट्री जो है वो इंडिपेंडेंट है, तो इस तरह से हम किस तरह से रियलाइज़ करेंगे कि लोगों को फ्रीडम रियलाइज़ हो। ठीक है, एक्चुअली में उन्हें लगे कि वो फ्री हैं इस वक्त। ठीक है, तो ये सब इतना इजी नहीं चल रहा था। इंडिया जो थी वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस में वो बॉर्न हुई थी। और अगर हम देखें शायद कोई दूसरी कंट्री इस सिचुएशन में बॉर्न हो, कोई भी ऐसी कंट्री नहीं थी जो इस सिचुएशन में बॉर्न हुई थी जैसे कि इंडिया बॉर्न हुई 1947 में। ठीक है,
जिस डिफ़िकल्टी में इंडिया थी, इससे पहले इस डिफ़िकल्टी में कोई भी कंट्री जो थी वो आज़ाद नहीं हुई थी। फ्रीडम तो हुआ, मतलब आज़ाद तो हुई इंडिया, लेकिन कंट्री को पार्टीशन भी देखना पड़ा। ठीक है, आज़ाद होना एक बहुत ज़्यादा खुशी की बात थी, लेकिन कंट्री के दो टुकड़े किए गए, ये बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट की बात थी। तो खुशी के साथ हमने गम भी देखा। हम खुशी भी पूरी तरीके से नहीं मना पाए, क्योंकि हमारा जो इंडिया था वो दो भागों में बँट चुका था। अगर हम देखें 1947 का ईयर जो था वो अनप्रेसिडेंटेड था, वायलेंस था, ट्रॉमा था और डिस्प्लेसमेंट था। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का ट्रॉमा लोगों ने झेला और वायलेंस भी देखा। ये वो सिचुएशन थी जब इंडिपेंडेंट इंडिया ने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था, कुछ सेवरल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। लेकिन फिर भी जो कुछ चीज़ें थी इंडिपेंडेंट इंडिया की, वो हमारे जो लीडर्स थे उनको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही थी, क्योंकि उस वक्त जो इंडिया थी वो, जो हमारा आज़ाद भारत था, वो बहुत सारे चैलेंजेस को फेस कर रहा था। तो इसमें से हम देख सकते हैं, ये पिक्चर आप देख सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू का है, जो कि रेड फोर्ट पर बोल रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं। और ये आप एक अखबार देख सकते हैं, किस तरह से 200 साल जो पुरानी ब्रिटिश रूल थी इंडिया में, उसका एंड हो चुका है। तो ये सब न्यूज़ आप देख सकते हैं। तो जो बहुत सारी चीज़ें हमने फेस की, उनमें से कुछ चीज़ें यहाँ पे हाईलाइट की गई हैं। इंडिपेंडेंट इंडिया ने 3 तरह के चैलेंजेस को फेस किया था। फर्स्ट चैलेंजेस जो था वो था कि किस तरह से हमने अपने नेशन को यूनाइट करना है, किस तरह से हमने अपने नेशन को शेप देनी है, और किस तरह से हमारी जो सोसाइटी है वो डाइवर्सिटी इसमें बहुत ज़्यादा है, अलग अलग तरह के, अलग अलग रिलीजियस के लोग, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग यहाँ पे रहते हैं। तो किस तरह से इसको यूनाइट किया जाए। और इंडिया एक ऐसी जगह थी जो कॉन्टिनेंटल साइज़ है और डाइवर्सिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेजेस यहाँ पे लोग बोलते हैं, और अलग अलग तरह के रिलीजन फॉलो करते हैं, कल्चर फॉलो करते हैं। उस वक्त जो वाइडली अगर हम देखें तो कंट्री जो थी वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी यहाँ पे थी, विविधता थी। तो इस तरह से लोगों का साथ में रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। तो पार्टीशन जो थी कंट्री की वो हुई, तो एक तरह से लोगों के मन में ये डर बैठ गया कि इंडिया तो अब हिंदुस्तान, मतलब हिंदुओं की कंट्री हो गई, अगर कोई मुस्लिम यहाँ पे रहना चाहे तो किस तरह से रह सकता है। तो इस तरह से कुछ लोगों के मन में फेयर्स जो थे वो पैदा हो गए थे। और कुछ सीरियस क्वेश्चंस जो थे फ्यूचर इंडिया के बारे में, वो ये था कि वुड इंडिया सर्वाइव एज ए यूनिफाइड कंट्री, क्या इंडिया एक यूनिफाइड कंट्री के तौर पे सर्वाइव कर पाएगी। ठीक है, तो वुड इट डू एम्फसाइजिंग नेशनल यूनिटी, क्या ये नेशनल यूनिटी पे एम्फसाइज करेगा कि कॉस्ट ऑफ एवरी अदर ऑब्जेक्टिव, क्या हर किसी के ऑब्जेक्टिव इसमें वैल्यू हो पाएंगे। ठीक है, तो किस तरह से रीजनल और सब नेशनल आइडेंटिटीज़ को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और कुछ ऐसे अर्जेंट क्वेश्चंस अराइज हो रहे थे कि हाउ वाज इंटीग्रेशन ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया टू बी अचीव, किस तरह से हमने अपनी इंडिया की जो इंटीग्रेशन है उसको अचीव करेंगे। तो ये कुछ सवाल पैदा हो रहे थे। दूसरा चैलेंज ये था कि चैलेंजेस वाज टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी को किस तरह से एस्टैब्लिश किया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा चैलेंजेस था। ठीक है, एंड ऑलरेडी हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्टडी किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फंडामेंटल राइट ग्रांट करता है लोगों को, अपने सिटीजन्स को। ठीक है, फंडामेंटल राइट ग्रांट करता है, और ये एक्सटेंड किया गया है राइट टू वोट टू एवरी सिटीज़न। ठीक है, कि हर सिटीज़न को वोट का राइट है। इंडिया ने अडॉप्ट किया था रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जो कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे बेस्ड थी, और ये फीचर इंश्योर करते थे कि पॉलिटिकल कंपटीशन जो था वो डेमोक्रेटिक जो फ्रेमवर्क है उसकी जगह ले सकता है। तो इस तरह से जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन वो ज़रूरी था, लेकिन सफिशिएंट नहीं था कि एक डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश की जा सके। तो ये चैलेंजेस जो था वो डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को डेवलप कर रहा था अकॉर्डिंग्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन। अब थर्ड चैलेंजेस जो था वो था कि
इंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग ऑफ एंटायर सोसाइटी, कि जो पूरी सोसाइटी की वेल बीइंग और जो डेवलपमेंट है ओनली ऑफ सम सेक्शन, सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं, बाकी एंटायर सोसाइटी के लिए किस तरह से डेवलपमेंट और उनके वेलबींग के लिए काम किया जाएगा। अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली ये चीज़ लिखता है कि जो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी है एंड स्पेशल प्रोटेक्शन ऑफ सोशली डिसएडवांटेजेस पीपल, जो लोग हैं उनको रिलीजियस और कल्चरल कम्युनिटीज़ को प्रोवाइड किया जाए, ठीक है, जो जिनको एक्चुअली चीज़ों की ज़रूरत है उनको प्रिविलेजेस दिए जाए। कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा गया है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कि किस तरह से वेलफेयर गोल्स को लेकर चला जाए, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को अचीव किया जाए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और रियल चैलेंज जो था कि किस तरह से इफ़ेक्टिव पॉलिसीज़ को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और इवॉल्व किया जाए और किस तरह से पॉवर्टी को रिड्यूस किया जाए। तो ये कुछ मेजर 3 चैलेंजेस थे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे और ध्यान देने योग्य भी था। तो किस तरह से इंडिपेंडेंट इंडिया ने रिस्पॉन्स किया इन सब चैलेंजेस को, वो हम आगे देखेंगे। तो तो मैं चाहती हूँ कि ये जो वीडियोस आए वो पार्ट्स में आए। जैसे ये वीडियो अगर ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी तो आपके लिए समझना भी मुश्किल हो जाएगा और बोरिंग भी लगने लगेगा। आई थॉट कि ऐसा हो सकता है कि आप ऊब जाएं। तो मैं चाहूँगी कि ये जो चैप्टर है वो मैं विद इन पार्ट्स में इसको कंप्लीट करूँ। अभी ये 11-12 मिनट की वीडियो बन चुकी है कि व्हाट इज़ द चैलेंजेस ऑफ इंडिया, ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या चैलेंजेस थे इसकी मैं ये वीडियो बना दे रही हूँ। बाकी इस चैलेंजेस को किस तरह से रिस्पॉन्स किया इंडिया ने, किस तरह से रिस्पॉन्ड किया, इसकी जो वीडियो है हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप बने रहिएगा इस चैनल पर और अगर कोई त्रुटि आपको नज़र आती है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। सो आई नीड योर सपोर्ट गाइज, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर